गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब तक हम लोगों ने जो वायुमंडल में जल है इसका क्या क्या अध्ययन कर लिया था कि वाष्पीकरण कैसे होता है, संघनन कैसे होता है। वाष्पीकरण में हमने देखा था वाष्पीकरण के बाद जो आर्द्रता है, आर्द्रता को दो भागों में बांटा गया, एक जो है निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरा सापेक्ष आर्द्रता। और इसके बाद में संघनन हमने देखा, संघनन कैसे होता है, संघनन से क्या क्या रूप बनते हैं। संघनन से हमने देखा ओश बनता है, संघनन के कारण माने धरातलीय सतह पर जब संघनन होता है तो उससे हमने देखा ओश बनता है और क्या बनता है, तुषार बनता है, तुषार जिसको हम पाला कहते हैं, और कोहरा, और जो है कोहरा के साथ साथ में एक और जो धुंध होता है कुहासा, वो भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि जब संघनन कहाँ होता है, धरातल की सतह पर होता है, तो इन सारी चीज़ों का निर्माण होता है। आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। बादलों का निर्माण कैसे होता है जब संघनन ऊंचाई पर होता है। बादल क्या है, जब जलवाष्प का संघनन ऊंचाई पर होता है, जब जलवाष्प का संघनन ऊंचाई पर होता है तो उससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। ऊंचाई पर कह सकते हो 3000 मीटर, 4000 मीटर या 1000 मीटर से ऊपर ऊंचाई पर। और लेकिन बनेगा कहाँ, हमारे इसी क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई हमने क्या बताई थी, लगभग 13 किलोमीटर, 13,000 मीटर। और ध्रुवों पर ऊंचाई कम है, विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक है, लगभग 18 किलोमीटर तक है विषुवत रेखा पर। तो इस तरीके से जो हमारे बादल काम के जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। तो जलवाष्प जब इसका संघनन ऊंचाई पर होता है तो बादल का निर्माण होता है। अब बादल है क्या, बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों का समूह है। बर्फ के छोटे रवों का समूह है, पानी के बूंद या फिर बर्फ के रवे। अब पानी के बूंद को हमारे एक जो है भूआकृति विज्ञान के जो है जानकार हैं डॉक्टर सविंद्र सिंह, जो प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे और रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने इसके लिए पानी की जो बूंदें बनती हैं उसके लिए जल सीकर का प्रयोग किया है। क्या, जल सीकर। और जो बर्फ़ के रवे बनते हैं उसके लिए क्या कहा है, हिम सीकर, हिम सीकर। तो ऐसे हम परिभाषा कह सकते हैं। बादल की अगर परिभाषा लिखने के लिए आए तो टेक्निकल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि बादल क्या है, जल सीकर और हिम सीकर के समूह को बादल कहते हैं। जल सीकरों और हिम सीकरों के समूह को बादल कहते हैं। जल सीकर का मतलब जल के छोटे छोटे बूंद, और हिम सीकर का मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। तो इनको मिला करके जब ऊपरी वायुमंडल में संघनन होता है तो ये चीज़ बनती हैं। अब इसी को बादल कहते हैं। अब देखो, बादल का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स जो है। तो बादल के वर्गीकरण को ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर जो है बादलों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर, ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता या अपारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब कुछ बादल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा घने होते हैं। आपने देखा होगा मानसून के काल में कभी कभी बहुत काले बादल बन जाते हैं, तो सूर्य की रोशनी को, सूर्य के आने वाले किरणों को भी ढक लेते हैं। तो उसके आधार पर भी बादलों का यहाँ पर वर्गीकरण किया जाता है। तो 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं बादल के 4? एक तो आपका पच्छाव मेघ हो गया। पच्छाव मेघ को अंग्रेजी में कहते हैं सिरस क्लाउड। सिरस क्लाउड, इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये सबसे ऊंचे होते हैं। सिर शब्द से बना है, सिरस मतलब बना नहीं, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूँ। सिरस मतलब सर हो गया, सर सबसे ऊंचा होता है। तो पच्छाव मेघ सबसे ऊंचे होते हैं ऊंचाई के आधार पर। और दूसरा हमारा है कपासी मेघ। कपासी मेघ क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड। और तीसरा है स्त्री मेघ, स्ट्रेटस। ऐसे बादल जिसमें जो है स्ट्रेटा का निर्माण होता है। स्ट्रेटा मतलब जिसमें परतों का निर्माण होता है। और चौथा हमारा है वर्षा मेघ या निम्बस क्लाउड। अभी देखा, अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। बादलों के वर्गीकरण का हम लोग विशेषता देख लेते हैं। जैसे पच्छाव मेघ है, जिसको सिरस मेघ क्लाउड भी बोलते हैं, ये 8000 मीटर से 12000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। 8000 से 12000 मीटर। और इसकी विशेषता क्या है कि ये पतले होते हैं। बादल कैसे होते हैं, ये पतले होते हैं और सफ़ेद, दूधिया सफ़ेद होते हैं। और ये पंख के समान जो है, जैसे पक्षी के, चिड़िया के पंख होते हैं उसके समान, जैसे आपने कबूतर के पंख देखे होंगे उस तरीके से वैसे बादल होते हैं। आपने ऊंचाई पर देखे होंगे कुछ सफ़ेद सफ़ेद बादल तैरते रहते हैं ऊंचाई पे, तो वो बहुत ऊंचाई पे होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, सिरस बादल होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, सफ़ेद पंख की भांति होते हैं। और दूसरा है कपासी मेघ। कपासी मेघ मतलब क्यूमुलस मेघ, इसको बोलते हैं क्यूमुलस मेघ। क्यूमुलस मेघ की ऊंचाई क्या होती है, 4000 से 7000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये भी रुई के समान होते हैं।
बिखरे हुए होते हैं, छितरे हुए होते हैं, लेकिन इनका आधार चपटा होता है। इनका आधार कैसा होता है? चपटा होता है, यानी कि नीचे से जो है ये फ्लैट होते हैं, आधार चिपटा होता है और चौड़ा भी होता है आधार इनका। तो ये कपासी मेघ होते हैं। इसके नीचे पे पक्षाभ मेघ सबसे ऊंचे होते हैं, फिर इसके नीचे कपासी मेघ होते हैं, और इसके नीचे फिर स्त्री मेघ होते हैं। स्त्री मेघ का मतलब होता है स्टेटस, जिसमें जो है परतें पाई जाती हैं, कई परतों से इनका निर्माण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस मेघ, इसीलिए परतदार मेघ होते हैं। अब प्रश्न यहाँ आएगा, परत इन चारों में से दे देगा, फिर कहेगा निम्न में से कौन सा परतदार मेघ है? तो कौन सा परतदार मेघ है? स्त्री, या इसको स्टेटस इंग्लिश में याद रखना, सीधे इंग्लिश में ही दे देगा स्टेटस। हिंदी में तो आप स्त्री आ जाएगा तो समझ जाओगे, स्तर का मतलब परत होता है, तो सीधे दे देगा हिंदी में ही लिख देगा स्टेटस। तो स्टेटस मेघ कैसे होते हैं? परतदार होते हैं। और चौथा है वर्षा मेघ, इसका नाम ही है वर्षा मेघ, और इसको निम्बस क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्बस क्लाउड। ये काले होते हैं, गहरे काले होते हैं, गहरे भूरे काले इस तरीके से होते हैं, स्लेटी कलर के, और ये पृथ्वी के सतह के नज़दीक होते हैं, पृथ्वी के सतह के नज़दीक होते हैं। मोस्टली वर्षा इसी बादल से होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वर्षा मेघ। और ये सूर्य के किरण के लिए क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं, यानी सूर्य की किरण यहाँ पर नहीं, इनको पार करके नहीं आ पाती। जब ये बादल बनते हैं तो सूर्य की किरण पार नहीं आ पाती है। अब इन चारों के आधार पर 8 प्रमुख आधार क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इन चारों के आधार पर हम इनके 8 प्रकार के क्लाउड बना सकते हैं। जैसे ये 3 तो मुख्य हैं, उच्च मेघ, मध्य मेघ और निम्न मेघ। अब ये ऊंचाई के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्लासिफिकेशन कह सकते हो, उच्च मेघ, मध्य मेघ और निम्न मेघ। अब उच्च मेघ को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पच्छाभ जो क्यूमुलस सबसे ऊंचे होते हैं, और पच्छाभ स्त्री क्यूमुलो स्टेटस होते हैं, और पच्छाभ कपासी ये जो है सिरस क्यूमुलस होते हैं। ये क्यूमुलस नहीं होगा, ये सिरस होगा। पच्छाभ का मतलब सिरस, और ये सिरस स्टेटस हो जाएगा। सिरस यहाँ पर होगा, ये थोड़ा सा होगा, सिरस हो गया। और ये पच्छाभ स्त्री यानी सिरस स्टेटस हो गया, और ये पच्छाभ कपासी यानी सिरस क्यूमुलस हो गया। उच्च मेघ को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पच्छाभ स्त्री और पच्छाभ कपासी। अब यहाँ पर देखा आपने, पच्छाभ स्त्री में ये दोनों की विशेषताएं आ गई, पच्छाभ की भी और स्त्री की भी। यानी इसमें पच्छाभ स्त्री यानी ऊंचे भी होंगे, और इसमें परत भी पाए जाएंगे, परतदार होंगे। इसकी विशेषता क्या होगी? ऊंचाई पर भी होंगे और परतदार भी होंगे। और पच्छाभ कपासी, इसमें भी 2 विशेषताएं आ गई। पच्छाभ कपासी ये हो गया जो क्यूमुलस है, और पच्छाभ सिरस है। क्यूमुलस में हमने देखा था ये छितरे हुए बादल हैं और आधार चिपटे हुए हैं, आधार चिपटे हुए होते हैं, तो ये हो गए जो है पच्छाभ कपासी, इसको सिरस क्यूमुलस बोलते हैं। और जो मध्य मेघ है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, स्त्री अल्टो स्टेटस और दूसरा कपासी मध्य अल्टो क्यूमुलस। क्यूमुलस का मतलब अल्टो का मतलब हो गया ये मध्य, और क्यूमुलस कपासी के लिए हो गया। क्यूमुलस किस शब्द के लिए हो गया? कपासी। तो मध्य में 2 भाग में हो गए, यानी ये बीच वाले भी कुछ बादल ऐसे होंगे जिसमें स्टेटस पाया जाएगा, स्तर पाया जाएगा, और कपासी जो छितरे हुए होंगे और उसमें वो बीच में होंगे। तो ये 2 भाग हो गए, 2 पार्ट हो गए मध्य मेघ के। और निचला मेघ है निम्न मेघ, जो ग्राउंड की सतह पे पाया जाता है, जिसको पुनः जो है 2 भागों में बांटते हैं। 2 क्या, ये तो 2 हो गए मुख्य, और एक तीसरा अभी इसका भी चर्चा करेंगे। तो इसमें स्त्री कपासी मेघ होता है, क्यूमुलो स्टेटस इसको बोलते हैं, स्तर भी पाया जाएगा, और कपासी का भी इसमें विशेषता पाई जाएगी। और स्त्री वर्षा निम्बो स्टेटस, ये वर्षा वाले बादल होते हैं जिसमें स्टेटस यानी स्तर भी पाया जाएगा और वर्षा करेंगे। इसमें कई परतें होती हैं, काली काली परतें, कई परतों के बादल बन जाते हैं। और एक चौथा बादल जो बनता है, इसी में तीसरा बादल कह सकते हो, जो वर्टिकल बनता है। कैसा बनता है? वर्टिकल, लंबवत बनता है। इसको बोलते हैं कपासी वर्षा मेघ। क्या बोलते हैं? कपासी वर्षा मेघ। ये हालांकि निम्न मेघ है, लेकिन इसका कभी कभी विस्तार काफ़ी ऊंचे तक चला जाता है। इसका सिरा जो है एविल की भांति होता है, पतला हो जाता है, शीर्ष पतला हो जाता है और आधार चौड़ा होता है। और ये बहुत वर्षा करती हैं, भारी वर्षा वाले बादल हैं, और इसी में ओले पड़ते हैं इसी बादल से। कौन से बादल से? कपासी वर्षा मेघ से। कपासी वर्षा मेघ से जो है भारी वर्षा होते हैं और बिजली वगैरह चमकती है इसी बादल की वजह से। आपने देखा होगा कभी कभी जो है बरसात के समय में घने बादल आ जाते हैं और तेज़ बारिश करते हैं, मूसलाधार बारिश कराती हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है और बिजली खूब चमकती है। तो ये चमक के साथ जो है भारी वर्षा कौन से बादल कराते हैं? कपासी वर्षा बादल। तो इस तरीके से ये हम बादलों का वर्गीकरण, यानी 4 मुख्य कैटेगरी हैं बादलों के हम
और चार मुख्य में, चार में हमने क्या क्या देखा? पच्छाप जो सिरा से सबसे ऊंचा वाला है, फिर कपासी मेघ हो गया, और तीसरा स्त्री मेघ जो स्ट्रेटस जिसमें परत पाया जाता है, और चौथा वर्षा मेघ। और फिर इन चारों के आधार पर पुनः जो है 8 मेघ के 8 बादलों के 8 प्रकार पुनः बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बादलों का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। बादल हम लोगों ने देख लिया। अब बादल के बाद में देखेंगे, बादल से ही वर्षण होता है। वर्षण तीनों रूप में होता है, द्रव में भी, गैस में भी और ठोस में भी। तो यहाँ पर हम लोग द्रव और ठोस का अध्ययन करेंगे। गैसीय अवस्था हमने पहले देख ली, और अब हम लोग यहाँ पर ठोस और द्रव के रूप में अध्ययन करेंगे। तो वर्षण क्या है? प्रेसिपिटेशन है। वर्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। अब ये क्या होता है? जलवाष्प के संघनन के बाद नमी मुक्त होने की अवस्था है। वर्षण क्या है? जब जलवाष्प संघनित हो जाता है तो संघनित होने के बाद में नमी क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है, और गुप्त ऊष्मा निकलती है। गुप्त ऊष्मा, संघनन के बाद गुप्त ऊष्मा निकलती है, और जब वाष्पीकरण होता है तो गुप्त ऊष्मा पानी में स्टोर हो जाती है, चली जाती है। ये मैंने अध्ययन पहले किया है, तो ये ध्यान रखना। वाष्पीकरण के समय गुप्त ऊष्मा जल में चली जाती है, और संघनन के बाद वो निकलती है। तो संघनन के बाद जो नमी होती है वो क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है, छूटती है। नमी बादलों में छूटती है, तो उससे वर्षा होती है। उससे क्या होती है? वर्षण होती है। अब वर्षण दो रूपों में होती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में। बादल के माध्यम से वर्षण दो अवस्थाओं में होती है, ठोस में और द्रव में। द्रव में जब होती है तो उसे वर्षा कहते हैं। पानी के रूप में यानी जल के रूप में जब वर्षण होती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। और ये किस प्रक्रिया से होती है? वर्षा कैसे होती है? जब यही चीज़ हो गया, जलवाष्प संग्रहण के बाद जब पानी के रूप में बदल जाती है तो पानी जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन की तरफ टपकने लगता है, तो उसे वर्षा होती है। और दूसरा रूप है हिमपात या स्नोफॉल। हिमपात या स्नोफॉल। हिमपात एक्चुअली हम ये कहाँ पे होता है? ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में होता है, या फिर उच्च अक्षांशों पे जहाँ पर ध्रुव वगैरह हैं, ठंडे प्रदेशों में, शीत प्रदेशों में। अभी हिमपात की ठंडियों में हिमपात भारत में कहाँ होगी? कश्मीर वगैरह में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्रों में। क्योंकि हमने बताया था ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या हो जाता है? कम होता जाता है। और तापमान कम होकर के 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तो पानी के जो कण हैं वो किस में बदल जाते हैं? हिमतूल में बदल जाते हैं। वो हिमतूल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, बर्फ़ के टुकड़े नहीं गिरते हैं। ये जो हिमपात होता है वो बहुत ही जो है मुलायम बर्फ़ के रूप होते हैं। उस अगर आपके ऊपर खोपड़ी पे वो गिरेंगे तो आप उससे चोट नहीं आपको लगेगी। लेकिन जब हिमकण गिरते हैं, हिम के छोटे गोलाकार खंड गिरते हैं तो उससे चोट लगती है, वो पत्थर होते हैं। लेकिन हिमतूल क्या होते हैं? ये जो है मुलायम होते हैं, और ये जब इनकी बारिश होती है तो चादर सी लिपट जाती है, उसमें चादर सी लिपट जाती है, हिमतूल कहते हैं इसको। तो ये ठंडे प्रदेश और ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर हिमपात होती है। और तीसरा है सहिम वृष्टि, या इसको स्लीड बोलते हैं। सहिम वृष्टि क्या होता है? जब पानी के बूंदों के साथ साथ में हिमकण भी गिरते हैं। पानी के बूंद के साथ साथ में हिमकण, यानी छोटे छोटे पत्थर के गोले, छोटे छोटे गोलाकार पत्थर भी गिरते हैं पानी के साथ में। तो ये प्रक्रिया कैसी होती है? ये बादल का संघनन होता है। बादल का क्या होगा? संघनन होगा। और संघनन होने के साथ साथ में इसमें क्या होता है कि जो है, जब ठंडे हवा से ठंडे ऊपर से गर्म हवा चलती है, गर्म हवा के साथ में जब नीचे पानी के वो आते हैं तो ठंडे प्रदेश में ठंडी हवा लगती है उसको। जब गर्म प्रदेश से बादल से पानी की बूंदें निकलती हैं तो नीचे जब वो ठंडी हवा के जो है झोंके में आते हैं, ठंडी हवा के प्रभाव में आते हैं, तो पानी के कुछ कण क्या हो जाते हैं? ठोस हो जाते हैं, ओले बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। तो जल के यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हो कि किस तरीके से जल और ये जो बड़े वाले गोलाकार हैं ये पत्थर के टुकड़े हैं। तो जल यानी पानी और पत्थर के टुकड़े दोनों साथ में मिलकर के जब बारिश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सहिम वृष्टि या फिर स्लीड बोलते हैं। सहिम वृष्टि या स्लीड बोलते हैं इसको। तो ये दोनों मिलकर के वर्षा करती हैं। दोनों की वर्षा जब होती है, पानी और बर्फ़ के टुकड़े दोनों मिलकर गिरते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सहिम वृष्टि या स्लीड बोलते हैं अंग्रेजी में। और तीसरा है ओला पत्थर। ये हम लोग मानसून के समय में कभी कभी देखते हैं कि बारिश बूंद पानी भी गिरते हैं और पत्थर भी गिरते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं सहिम वृष्टि। ओला वृष्टि अलग चीज़ है। ओला वृष्टि में पानी के बूंद नहीं गिरेंगे, सूखे ओले पड़ते हैं। ओला वृष्टि में क्या होता है? सूखे ओले पड़ते हैं। इसको ओला पत्थर या फिर उपल वृष्टि भी कहते हैं। उपल वृष्टि, हेल स्टोन्स कहते हैं। जो केवल पत्थर की बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? हेल स्टोन। इसमें क्या होता है कि जब जल की बूंद जो है ऊपर से बादल से निकले और नीचे आकर के ठंडी सतह के संपर्क में आकर के जल के बूंद पत्थर के रूप में
परिवर्तित हो जाते हैं, तो सिर्फ पत्थर ही गिरते हैं, सिर्फ ओले ही गिरते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि या उपल वृष्टि या फिर हेल स्टोन्स बोलते हैं इसको। तो ये प्रक्रिया सारी हो गई वर्षण की। वर्षण को हमने देखा कि दो रूप में यहाँ बादलों से वर्षा होती है, वर्षण होती है। एक वर्षा जो जल के रूप में और दूसरा ठोस के रूप में वर्षा होती है। एक हिमपात होता है जिसमें जो मतलब हिमतूल बरसते हैं। हिमतूल मतलब सॉफ्ट मुलायम बर्फ़ के चादर बिछ जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसमें लोग जो है उसके लिए जाते हैं, स्केटिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं ना पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वो हिमतूलों की बारिश होती है जब, तो उसके वजह से होते हैं। तो इस तरीके से ये वर्षण के हमने रूप देख लिए। अब हम लोग अगले उसमें जो है अगले लेक्चर में हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग अध्ययन क्या करेंगे कि जो है क्या क्या टॉपिक है, एक सेकंड देखते हैं। हाँ, वर्षा के प्रकार देखेंगे और वर्षा के वितरण देखेंगे। यानी हम जो अध्ययन करेंगे ये जल वर्षा हो किस रूप में होता है और उसके विश्व में क्या वितरण है, इसके लिए एक अलग से लेक्चर लिया जाएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैप्टर मतलब है, तो उसको हम अलग से समझेंगे। उसमें कौन जो है संवहनीय वर्षा क्या है, पर्वतीय वर्षा क्या है और जो है चक्रवातीय वर्षा क्या है। वर्षा के तीनों रूपों को हम लोग अलग जो है वीडियो में अलग लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।